Hello everyone, welcome back to Insight into Economics. Today we will discuss more 10 questions on the Net Economics paper. So the first question is, who distinguished between the value in use and value in exchange and gave the famous example of diamonds and water? This is very basic question and the options are A. Adam Smith, B. David Ricardo, C. Alfred Marshall or D. Karl Marx. So the correct option is option A, that is Adam Smith. So the question second is, in an economy of two individuals A and B and two commodities X and Y, general equilibrium of production and exchange occurs when? तो प्रोडक्शन में हम देखते हैं पीपीएफ बनता है और पीपीएफ से हमें मिलता है एमआरटीएस। एमआरटीएस देता है हमें पीपीएफ प्रोडक्शन के लिए और पीपीसी बनता है कंज्यूमर के लिए जिसकी स्लोप होती है एमआरएस। दैट इज़ जब हम प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा दोनों में इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एमआरटीएस और एमआरएस दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं तो एमआरटीएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एमआरएस फर्स्ट पर्सन का और एमआरएस दूसरे पर्सन का इक्वल होना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, when income effect becomes stronger than substitution effect, the labor supply curve will। जब इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो जाएगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। सबसे पहले तो लेबर सप्लाई कर्व क्या होता है? लेबर सप्लाई कर्व क्या होता है? हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं नंबर ऑफ आवर्स वर्कड एंड वाई एक्सिस पे शो करते हैं वेजेस। सो लेबर सप्लाई कर्व वैसे तो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। जब वेजेस बढ़ेंगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, मतलब कि लेबर की वर्किंग आवर्स भी बढ़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि इनकम इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट से, तो क्या होगा? इनकम इफ़ेक्ट में क्या होता है? इनकम इफ़ेक्ट में जो लेबर होती है उसकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो वो सोचती है कि वो इनकम को लेजर के लिए यूज़ करे और वो काम करना कम कर देती है, मतलब उसके नंबर ऑफ़ आवर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो जब इनकम इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा तो हमारा लेबर सप्लाई कर्व ऐसे जा रहा होता है और जिस वेज रेट पे इनकम इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा वहाँ से हमारा इनकम इफ़ेक्ट की वजह से जो लेबर सप्लाई कर्व है वो बेंड होना शुरू हो जाएगा और वो उल्टी तरफ बैकवर्ड बेंड हो जाएगा। तो हमारा जो लेबर सप्लाई कर्व है वो कैसा हो जाएगा? बैकवर्ड बेंड करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ बेंड बैकवर्ड। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑफ असर्शन एंड रीज़न। असर्शन क्या कहता है? द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज मीनिंगलेस फॉर द मोनोपोलिस्ट। और रीज़न क्या कहता है कि मोनोपोलिस्ट आर प्राइस सेटर्स, इट डज नॉट मेक रीयूज टू आस्क व्हाट आउटपुट दे विल प्रोड्यूस एट वेरियस प्राइसेस। सबसे पहले तो मोनोपोलिस्ट होते कौन है? मोनोपोलिस्ट होते हैं जो प्राइस खुद सेट करते हैं, दे आर प्राइस मेकर। सो प्राइस मेकर के लिए कभी भी सप्लाई कर्व नहीं होता है। प्राइस मेकर, क्योंकि मोनोपोलिस्ट प्राइस सेटर्स प्राइस मेकर्स होते हैं तो उनका सप्लाई कर्व नहीं होगा। तो जो हमारा ए है दैट इज़ असर्शन, वो तो ठीक है, असर्शन इज़ राइट। अब जो इसका रीज़न है कि वो प्राइस सेटर्स होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो राइट। और प्राइस सेटर्स के लिए कभी भी सप्लाई कर्व क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उनकी डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। तो इसलिए जो प्राइस होता है और जो क्वांटिटी सेल हो रही है उसके बीच में कुछ भी हम रिलेशन नहीं बता सकते। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर आर राइट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी इज डिज़ाइन टू। प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होता है? प्रेडेटरी प्राइसिंग वो प्राइस होता है जब कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी अपने प्राइस को इतना कम सेट कर देती है कि कोई और फर्म उससे कम प्राइस सेट ना कर पाए और उसे बिजनेस से बाहर जाना पड़े, कंपटीशन से बाहर निकलना पड़े। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी किस लिए यूज़ होती है? कॉम्पिटिटर्स को बिजनेस से बाहर निकालने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ड्राइव कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, match the items in list 1 with the items in list 2 and select the correct answer from the codes। लिस्ट 1 में hypothesis and theories हैं, लिस्ट 2 में इकोनॉमिस्ट के नेम हैं। सो फर्स्ट इज़ दी स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस।
स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस दी थी पॉल डब्ल्यू मिलर एंड पॉल डब्ल्यू ए व्लोकर। सो फर्स्ट का आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट इज जॉब मार्केटिंग सिग्नलिंग। जॉब मार्केटिंग सिग्नलिंग दी थी एम स्पेंसर ने। सो इसका आंसर हो गया 3। बी का आंसर हो गया 3। सी का आंसर द प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हजार्ड इन द केस ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो दी थी एरो ने। तो इसका आंसर हो गया 2nd। एंड दी लास्ट इज द मार्केट फॉर लेमन्स। मार्केट फॉर लेमन्स किसने दिया था? जॉर्ज ए एकॉर्लॉफ। सो डी का आंसर हो गया 1st। सो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, दैट इज 4 3 2 1। Now the next question is an industry whose long run supply curve is horizontal। जिसका long run supply curve horizontal है वो इंडस्ट्री कौन सी है? 3 टाइप्स की इंडस्ट्री होती है, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है लॉन्ग रन वो एक ही रहता है, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है एवरेज कॉस्ट। इंक्रीजिंग कॉस्ट में क्या होता है कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है विद द डिमांड, और डिक्रीजिंग कॉस्ट में क्या होता है कि कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है विद द डिमांड। सो लॉन्ग रन सप्लाई का हॉरिजॉन्टल रहेगा कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है, इसीलिए सप्लाई को भी कांस्टेंट रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कंज्यूमर द रिजर्वेशन प्राइस इज कॉल्ड। जो 3 तरह की हमारे प्रैक्टिसेस होती हैं, फर्स्ट इज़ द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड इज़ थर्ड डिग्री प्राइस सेकंड इज़ सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड इज़ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि जितना कंज्यूमर चाहता है उसको उतना ही प्राइस पे सेल किया जाता है। सेकंड में क्या होता है कि जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस सेट होता है, कि अगर सपोज़ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो उसमें क्या होता है कि 200 यूनिट्स तक फ्री है और उससे ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो वो ज़्यादा बिल हो जाता है, तो दैट इज़ दी सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड थर्ड इज़ दी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसमें क्या होता है कि ग्रुप्स बना देते हैं लोगों के अलग अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते तो स्टूडेंट्स को वो सामान कम प्राइस पे मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दी एल्डर और दी अडल्ट। तो थर्ड डिग्री में ये होता है। तो क्वेश्चन है कि जो रिजर्वेशन प्राइस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को पे करता है, मतलब सेल किया जाता है, तो वो होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो लोग इधर उधर मूव करते हैं, लाइक एक विलेज से या एक टाउन से दूसरे टाउन में गए तो उसके बीच में जो उनकी जॉब छूट गई और जॉब लगने का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम होता है टर्नओवर अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स जो उनका टर्नओवर है वो बीच में रुक गया है, तो इसलिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर अनएम्प्लॉयमेंट। Now the last question for today is arrange in ascending chronological order the following consumption hypothesis in which they appeared in the economics literature। तो हमें ascending order में इन्हें arrange करना है। तो सबसे पहले जो आया था वो आया था absolute increase नहीं है सॉरी, ये income है, absolute income hypothesis। फिर आया था relative income hypothesis, फिर आया था लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंड देन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 4 3 2। मीन्स सबसे पहले आया था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, फिर आया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, फिर आया था लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंड देन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। So that is all for today's video. In my next video, I will upload 10 more questions, and if you have any doubt, you can either ask in the comments or you can ask me on my Instagram account whose link is given below. And अगर आपको वीडियो पसंद आई हो then do share and subscribe. Thank you.